नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से शुक्रवार कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी का क्षेत्र हो या फिर क्षेत्र हो पशुपालन का, उसमें आपको सहायता मिल सके, मदद मिल सके और जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान भी आपको मिल सके। तो आइए सबसे पहले आपको अवगत करवाते हैं कि हमारे आज के हेलो किसान कार्यक्रम का क्या विषय होने वाला है। आज का विषय रहेगा बरसात में दुधारू पशुओं का रखरखाव और साथ ही बात होगी मछली पालन के बारे में। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बेहिचक हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि हैं 1800-113060, 1800-113061। इन दोनों ही नंबर्स पे जब भी आप हमें फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस आप सभी से हर बार की तरह एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, जिससे जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं आज इन विषयों पर बात करने के लिए, उन तक आपका जो प्रश्न है वो साफ आवाज में सुनाई दे पाए और साथ ही साथ वो समाधान भी आपको दे पाए। तो बरसात के मौसम में किस तरह से दुधारू पशुओं का रखरखाव करना है, इसके संबंध में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पाठक, और इसके साथ ही मछली पालन के ऊपर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जो है वो मौजूद रहेंगे डॉक्टर शरद। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम के अंदर। थैंक यू। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर पाठक का। डॉक्टर पाठक, क्योंकि आज का हमारा विषय है बरसात के मौसम में कैसे दुधारू पशुओं का रखरखाव करना है, तो इसके बारे में पहले हम आपसे थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहेंगे। किस तरह से बरसाती मौसम में दुधारू पशुओं का रखरखाव करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतें, संक्षेप में जानेंगे। देखिए, ऐसा है कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और देश के हर हिस्से में मानसून धीरे धीरे या तो पहुंच गया है या पहुंच रहा है। तो बरसात में जैसे हम अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की जैसे देखभाल करते हैं, विशेष देखभाल करते हैं, वैसे ही पशु पालकों को अपने जो पशु हैं, दुधारू पशु खास करके भैंस है और गाय है, इनकी देखभाल करनी होती है। बरसात में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है क्योंकि दुधारू पशु आपको बरसात में दूध भी देता है और बरसात के दिनों में दूध उसका घटे नहीं, बरसात के दिनों में वो बीमार न हो। तो इन चीज़ों के विषय में आज हम बात करेंगे और आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि उनका आवास के बारे में आज जिक्र करेंगे, उनके खान पान के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये ध्यान देंगे कि किस तरह से जो है दुग्ध उत्पादन हमारा घटे नहीं और बढ़ता रहे। तो विशेष रूप से यही चीज़ जो है ध्यान रखनी है कि जिस तरह से हम अपने बच्चों की और अपने परिवार की देखभाल करते हैं, बरसात में वैसे ही किसान भाई जो हैं अपने पशुओं की भी देखभाल करें। बिल्कुल। तो जैसे कि विशेषज्ञ ने आपको बताया कि किस तरह से आपने सावधानियां बरतनी है और साथ ही कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, आवास हो, आहार हो या फिर बात हो बीमारियों की, उनके निवारण की, तो इन तमाम बिंदुओं पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पशुपालन किसान का खेती के साथ साथ अतिरिक्त व्यवसाय है और इससे किसानों को आय भी अच्छी प्राप्त होती है। पशु के खान पान से संबंधित सभी पदार्थ खेती से ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब आवश्यकता है पशु को संतुलित आहार खिलाने की व उत्पादकता बढ़ाने की। पशु के आहार में प्रोटीन, खनिज लवण, ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना भी अति आवश्यक है। तभी पशु से दूध SNF में वृद्धि, प्रजनन क्षमता में सुधार व उनका उत्पादन जीवन बढ़ता है। साथ ही टीकाकरण से पशुओं को आने वाले समय में बीमारियों से बचाया जा सकता है। ये पशुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे पशु स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन भी सही प्राप्त होता रहेगा। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं डॉक्टर शरद का। डॉक्टर शरद, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं मछली पालन के संबंध में। तो सबसे पहले तो संक्षेप में ये बताएं कि हमारे देश में मछली पालन की जो स्थिति है वो किस तरह की है। हमारे देश में मछली पालन की स्थिति बहुत ही बढ़िया है।
जहां तक मछली उत्पादकता की है तो पूरे देश में 13.5 मिलियन टन पूरे देश में मछली उत्पादन हो रहा है और राष्ट्र को तकरीबन 46.5 हजार करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है और भारतीय मुद्रा उससे अर्जित की जा रही है। साथ ही साथ हमारे देश में 15 लाख से ज्यादा लोगों को मत्स्य पालन से सीधे तरीके से रोजगार सृजन हो रहा है। उसके साथ साथ मछली एक इसके सरल और सच्चा प्रोटीन है जिसके माध्यम से कुपोषण दूर करने में भी इसकी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ जनजातीय इलाकों में लोग कुपोषण का शिकार होते हैं, तो वहां के लिए ये काफी कारगर हो रही है। साथ ही साथ इसके औषधि गुण के कारण इम्यूनिटी, प्रतिरोधक दक्षता के लिए भी मछली पालन ये उत्पाद, विभिन्न प्रकार की मछलियां लाभकारी सिद्ध हो रही हैं और समग्र कृषि में भी इसका बड़ा योगदान है। तो ये तो अभी आपने मछली पालन के बारे में हमें संक्षेप से बताया, लेकिन अभी विस्तार से जो है वो इसकी जानकारी बाकी है, तो आपका रुख जरूर करेंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं मछली पालन पर भी एक खास रिपोर्ट। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश के करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मछली पालन शुरू करने के लिए सबसे जरूरी तालाब या पर्याप्त पानी के स्रोत का होना है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब में डालने से पहले तालाब को साफ करना बहुत जरूरी है। इस दौरान तालाब से सभी जलीय पौधों, खाऊ और छोटी छोटी मछलियों को निकाल देना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए कतला, रो या मृगल जैसी मछलियों का बीज डालना चाहिए। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। जीरा संचय से 3 माह की अवधि तक 2 से 3 किलो प्रति एकड़ भोजन दें। चौथे से 6 माह तक 3 से 5 किलो, 7 से 9 महीने तक 5 से 8 किलो, 10 से 12 माह के बीच करीब 8 से 10 किलो भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। इस तरह प्रतिवर्ष प्रति एकड़ से करीब 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। मछली पालन के लिए सरकार अनुदान भी देती है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। करीब 20,000 करोड़ की इस योजना के तहत मछली पालन क्षेत्र की कमियों को दूर कर क्षमताओं का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे 9% की सालाना वृद्धि कर 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है। इससे 5 सालों में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। इससे मछली पालन से जुड़ने वाले नए पालकों को प्रोत्साहन के साथ साथ सरकारी सहयोग भी मिलेगा। तो मछली पालन पर भी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। और आइए आपको एक बार फिर से बता दें हमारे आज के कार्यक्रम के जो 2 विषय हैं वो हैं किस तरह से बरसाती मौसम में आपने अपने दुधारू पशुओं का रखरखाव करना है, और साथ ही आज हम बात कर रहे हैं मछली पालन के बारे में। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 1800-11-3060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप इन पे फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस अपने टीवी की आवाज को बंद रखिए जब भी आप अपना प्रश्न करें। आइए रुक करते हैं डॉक्टर पाठक का। डॉक्टर पाठक, क्योंकि आपने बताया हम आज कौन कौन से जो मुख्य बिंदु हैं उन पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं आवास के बारे में, क्योंकि बरसात का मौसम है और देश के कई राज्यों के अंदर झमाझम बरसात हो रही है, तो किस तरीके का आवास जो है वो हमारे दुधारू पशुओं के लिए होना चाहिए? देखो, पहले तो सबसे पहले पशुपालकों को ये मैं बताना चाहूँगा कि जो दुधारू पशु हैं, बड़े पशु भी होंगे, उनके साथ में बच्चे भी होते हैं, तो उनका जो आवास है या जिसको हम पशुशाला कहते हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर जो खिड़कियां हैं वो खुली रहें, हवा का आना जाना हो। साथ ही साथ में क्योंकि बरसात के दिनों में जो है अब वो जो गर्मी वाली जो गर्मी होती है गर्म दिनों की, वो तो होती नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है,
तो आप वहाँ पर जो है, अगर आपके पास संकर नस्ल की गाय है तो आप वहाँ पर बिजली के पंखे लगा सकते हैं। पहली बात तो ध्यान रखें। दूसरी बात, उस आवास के अंदर ये देखें कि आवास जो उसका जो फर्श है वो गंदा नहीं होना चाहिए, और जो पशु का जो मलमूत्र है उसका निकासी वहाँ पर की व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तरह होनी चाहिए। वहाँ पर पानी नहीं रुके, वहाँ पर जो पशु पेशाब करता है या गोबर करता है वो वहाँ इकट्ठा नहीं हो। साथ ही साथ उस आवास की सफाई सुबह शाम, और विशेष रूप से जब आप दुधारू पशु से दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद पशुशाला को जो है पानी से अच्छी तरह से धुलाई कर देनी चाहिए। साथ ही साथ आप फिनाइल का भी जो है के पानी से भी उसको धो दें ताकि वहाँ पर गंदगी नहीं हो। तो गंदगी का पशुशाला में कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और साफ़ सुथरी रहेगी अगर, और हवा का आना जाना भी हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब बरसात होती है तो उसकी बौछारें आती हैं। जब तेज़ हवा के साथ बरसात होती है, क्षेत्र हमारे जैसे हम बात करें बिहार की, अगर हम बात करें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की, बरसात आजकल झमाझम हो रही है जैसी आप कह रही हैं और बहुत तेज़ होती है। तो हवा के साथ जब बरसात आती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पशु बंधा हुआ है आपका, जहाँ पशुशाला है, वहाँ पर जो है पानी बरसात का सीधा न जा रहा हो, ताकि ऐसा ना हो कि पशु उसमें भीगता रहे। साथ ही साथ जो लोग, जो पशुपालक अपनी झोंपड़ियों में रखते हैं पशुओं को, या पशुशाला की अगर उन्होंने तैयारी नहीं करी है, छत की अगर ऊपर की सफाई नहीं करी है, तो आप ये देखें कहीं ऐसा ना हो रात भर बरसात होती रहे और पानी उससे टपकता रहे और पशु वहाँ पर भीगता रहे रात को। तो पशु को बरसात के दिनों में भीग जाने से वहाँ पर वो बीमार हो जाएगा। तो अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से जो है आपका पशु बरसात के दिनों में बीमार नहीं होगा। अच्छा, दुधारू पशु के लिए थोड़ी सी व्यवस्था और अच्छी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वो से आपको दोनों टाइम दूध लेना है। साथ ही साथ ये भी रखें कि जो आवास हों पशुओं के, उनमें उनके बच्चे साथ में नहीं रखें। बड़े पशु के साथ छोटे बच्चों को, बछड़े बछड़ियाँ जो हैं उनको आप जो है अलग रखें। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर पशुपालक पशुओं को पेड़ के साथ बांध देते हैं, खुले में बांध देते हैं, तो पशु उसमें दिन भर भीगता रहता है या रात में भीगता रहता है। अभी पिछले महीने कुछ ऐसी घटनाएं हमारे कुछ प्रदेशों में ऐसी हुई कि बिजली गिरने से कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। तो कभी कभी क्या है, पशु बाहर बंधा रहता है, विशेष रूप से भैंस बंधी रहती है, तो ऐसी दुर्घटनाएं न हो, तो इसके लिए भी ध्यान रखें कि पशु को जो है पेड़ के नीचे न बांधें और खुले में नहीं बांधें। रात को पशु को, अच्छा, रात में दरवाज़ा न बंद कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि हवा का आना जाना भी रुके। तो कहने का तात्पर्य है कि वैज्ञानिक तरीके से आजकल जिस तरह से हम लोग सलाह देते हैं आवास की, पशु आवास की, वैसा पशु आवास रखेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका दूध की उत्पादन है वो घटेगा नहीं बरसात के दिनों में। बिल्कुल। तो अभी आपने जाना किस तरीके का आवास जो है वो आपके पशुओं के लिए बेहतर साबित हो सकता है, खासकर अगर हम बात करें बरसाती मौसम को देखते हुए। आइए बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और हमें शामिल करते हैं हमारे पहले कॉलर को। हमीर सिंह जी हमारे साथ राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, हमीर सिंह जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं डॉक्टर शरद का। डॉक्टर शरद, अब आपसे मैं मछली पालन के संबंध में जानना चाहूंगी। जो हमारे किसान भाई बहन पहली बार मछली पालन करना चाहते हैं, जिनके मन में थोड़ा रुझान है मछली पालन को लेकर, वो किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? जो किसान भाई पहली बार मछली पालन करना चाहते हैं तो उनको चाहिए सर्वप्रथम एक तालाब बनाना चाहिए। तो उसके लिए तालाब निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये प्रक्रियाएं ग्रीष्मकालीन अवस्था में कर लेना ही सर्वथा उचित होता है, लेकिन आजकल आधुनिक यंत्र आ गए हैं तो उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, अगले महीनों में भी किया जा सकता है। उसके लिए एक छोटे से किसान के लिए, जैसा कि आप जानती हैं कि देश में 85 से 86% लोग जो हैं सीमांत कृषक एवं लघु कृषक हैं, तो उनके लिए जो है 1 हेक्टेयर से कम जोत है। तो ऐसी दशा में वो 0.2 हेक्टेयर, आधा एकड़ के आसपास के तालाब बनाएं तो उनके लिए काफी लाभकारी होता है। उसके लिए उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम भूमि का सर्वेक्षण कर लें और इस बात का लिए आश्वस्त हो जाएं कि पानी उस मृदा में रुकेगा कि नहीं। मृदा के प्रकार के बारे में जानकारी या मृदा स्वास्थ्य का परीक्षण करा लें तो ये काफी उचित होता है। इसके लिए एक घरेलू तरीका भी है, किसान अपने स्तर से कर सकता है। 1 मीटर गुड़े 1 मीटर गुड़े 2 मीटर का गड्ढा बना सकता है और उसमें विभिन्न स्तर के विभिन्न परतों की मिट्टी का परीक्षण करा सकता है और जाल धारण का भी परीक्षण कर सकता है। आमतौर पर जो है
मटियार दोमट जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, ये मत्स्य पालन के लिए काफी उपयोगी होते हैं। तो ऐसे तालाब निर्माण करके नवीन कृषक मत्स्य पालन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वे मत्स्य पालन की अन्य क्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे उर्वरकीकरण का करना है, संचय करना है, और उसके लिए आहार वगैरह कौन सी प्रजातियों का संचय करना, इन सारी विधाओं को उन्हें आगे बढ़ाने के लिए करते रहना है, जिससे उन्हें आगामी तौर पर मत्स्य पालन को त्वरित करने में सुविधा होगी। जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अच्छा बीज जो है वो ले सकते हैं मत्स्य पालन करने के लिए और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं जिनका चयन करके अच्छा मछली पालन का जो है वो उत्पादन कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर डालेंगे नजर, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पर आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं किस तरह से दुधारू पशुओं का आपने रख रखाव करना है बरसात के मौसम में, और साथ ही बात हो रही है मछली पालन के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पाठक, और हमारे साथ ऑनलाइन जो है वो जुड़े हुए हैं डॉक्टर शरद कुमार जी। दोनों ही विशेषज्ञ अपने अपने विषयों के संबंध में आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इन दोनों ही विषयों के संबंध में तो फोन कीजिए हमें 1800-113-060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी फोन करेंगे अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भोपाल मध्य प्रदेश से विष्णु जी। आइए उनका सवाल जो है वो कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो जी मैम। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मैम, ये मेरा ये सवाल है वो अच्छी। जी सवाल पूछिए। हेलो मैम, मेरे को ये अच्छी गाय और भैंसों के बारे में जानकारी लेना था मैम। जी बिल्कुल डॉक्टर पाठक। विष्णु जी, गाय और भैंस का जानकारी लेना था मैम। हाँ विष्णु जी, मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, अच्छी दुधारू नस्ल की जो भैंस है वो उसकी नस्ल जो है मुर्रा नस्ल होती है, और आपके मध्य प्रदेश के लिए भी बढ़िया है वो। तो मुर्रा नस्ल की तो भैंस रखिए अगर आप अच्छा दूध लेना चाहते हैं। साथ ही साथ देसी गाय रखिए। देसी गाय में विशेष रूप से हमारे साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, और विशेष रूप से हम मध्य प्रदेश की बात करें क्योंकि आप भोपाल से हैं और मध्य प्रदेश में आप दुग्ध उत्पादन के लिए, आप डेयरी के लिए गाय रखना चाहते हैं तो आप साहिवाल रखिए। देसी गाय को मैं हमेशा इसलिए अच्छा मानता हूं कि देसी गाय हमारे, आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रकृति ने हमारे देश की हर तरह की जलवायु में, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे केरला की हो, चाहे राजस्थान की हो, वहाँ की जलवायु के हिसाब से एक नस्ल जो है हमारे देश को दी है। हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारे पास 37 जो है करीब नस्ल हैं गाय की हैं। तो जो आपके प्रदेश के लिए और नॉर्थ इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के लिए जो शाही नस्ल है, जो साहिवाल नस्ल की गाय है, गिर नस्ल की गाय है, थारपारकर नस्ल की गाय है, ये गाय आप पालिए। इन गायों के बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। कुछ लोग ऐसा दुष्प्रचार करते हैं कि ये जो गाय, देसी नस्ल की जो गाय होती है वो कम दूध देती है,
कुछ लोग कहते हैं उस पर खर्चा ज़्यादा आता है, कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि जो देसी गाय है वो ज़्यादा चारा खाती है। ये सभी बातें गलत हैं। देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहला जो उनका कार्यकाल था उसी समय इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौ संवर्धन की एक जो है परियोजना, गोकुल ग्राम परियोजना प्रारंभ करी थी। और सरकार ये चाहती है, और जो भारत सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आमदनी दोगुनी करने का, उसमें देसी गाय का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो आप देसी गाय के पालिए और अपना जो डेयरी का व्यवसाय है वो देसी गाय तो अपने यहाँ आप साहिवाल गिर कोई भी गाय आप रख सकते हो। जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पर विष्णु जी उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर पाठक द्वारा जो दी गई जानकारियां हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगी। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर शरद का। डॉक्टर शरद, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी ब्रेक पर जाने से पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे कि किस तरह से मछली पालन कर सकते हैं जो हमारे किसान भाई बहन नया जो शुरू करना चाहते हैं, जिनको अंदर रुझान है, तो आपने बताया कि अच्छे जो मत्स्य बीज हैं उनका चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ से अच्छे जो बीज हैं मछली के वो प्राप्त कर सकते हैं? वो मछलियों के बीज आजकल सरकारी और निजी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की हैचरियों से प्राप्त किया जा सकता है और वहां पर जीरे 3 दिन के बच्चे मिलते हैं। तो उसके लिए कोई छोटा किसान भाई है तो शिशुमीनों का भी पालन करके और अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है और उसको अगले 3 महीने बढ़ाकर अंगुलिका के रूप में कर सकता है। अंगुलिकाओं का ही मत्स्य पालन या बाजारू मत्स्य उत्पादन के लिए संचय करना नितांत आवश्यक होता है। इसके लिए सदा ध्यान रखा जाता है कि 5 से 10 ग्राम माप की अंगुलिकाएं ही संचय की जाएं, अन्यथा काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसी अवस्था में उन अंगुलिकाओं में मुख्य रूप से अगर प्रजातियों की बात करें तो आजकल जो ग्रामीण परिवेश में मछलियों का पालन किया जाता है तो उसमें कार्प मछली पालन की तकनीक काफी देश में छाई हुई है और वही मुख्य रूप से देश के 70% से 75% तक का उत्पादन में बढ़ोतरी की है। इस तकनीकी को हम मिश्रित मछली पालन करते हैं। तो इसमें 6 प्रजातियों के मछली पालन की बात की जाती है और 6 प्रजातियों का संचय किया जाता है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की कम लागत वाली तकनीकी भी हमारे पास है, मध्यम लागत वाली तकनीकी भी हमारे पास है, उच्च लागत वाली तकनीकी भी हमारे पास है और अन्य प्रजातियों के लिए आज अति उच्च लागत वाली भी तकनीकी हमारी पास है। तो हम मध्यम लागत वाली तकनीकी के बारे में बात करेंगे तो इसमें आमतौर पर जो मिश्रित मछली पालन की हमने बात की तो 5000 से 10,000 अंगुलिकाओं का संचय तालाब में किया जाता है और इसके लिए प्रजातियों के अनुपात पर जैसे तालाब में 3 सतह होता है, ऊपरी सतह होता है, मध्यम सतह होता है, निचला सतह होता है। तो ऊपरी सतह में उन मछलियों का संग्रह किया जाता है जैसे कतला हुआ, सिल्वर कार्प हुआ, मध्यम सतह में रोहू और ग्रास कार्प मछली हुई और निचले वाले सतह में इसमें कामन कार्प और मृगल या नैनी मछली जिसे कहते हैं उसका संचय किया जाता है। इन मछलियों का खाने की आदतें भी अलग अलग होती हैं, इसीलिए मिश्रित मछली पालन में इनकी काफी उपयोगिता है और एक दूसरे के प्रति ये काफी सहिष्णु है। कोई इनमें कंपटीशन नहीं होता है, कोई स्पर्धा नहीं होती है, इसलिए इन मछलियों का पालन हम करते हैं मिश्रित मछली पालन में। और इसके जो अनुपात हम रखते हैं, ऊपर सतह की मछलियां अगर 10 मछली की बात हम करते हैं तो 4 मछलियां होनी चाहिए, बीच वाली जो 3 होती हैं और नीचे वाली 3 होती है अगर नया तालाब है, नवीन कृषकों के लिए। लेकिन जो किसान भाई पुराने तालाबों में मछली पालन करते हैं तो ये अनुपात 3 और 4 का हो जाएगा। अगर जिनके पास गहरे तालाब है तो ये 3 संबंधे 4 संबंधे 3 हो जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, गोपाल जी ओडिशा से। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए, प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम गोपाल है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मछली मेरा जो छोटा छोटा हो गया उसको बड़ा कैसे करूँ? कौन सी मछलियाँ जो है वो आपने पाल रखी है इस वक्त? हमारे जो सरकार में सरकारी से जो आता है मछली, जो मछलियाँ वो छोटे छोटे हो जाते हैं। आज के 4 महीना हुआ है वो छोटे छोटे हो जाते हैं जी। 4 महीना है, लेकिन 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपकी मछलियाँ छोटी हैं। आप जानना चाहते हैं कि उनकी बढ़वार कैसे करी जाए? जी डॉक्टर शरद, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, उड़ीसा के किसान भाई को मैं कहना चाहूंगा, पहले तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने बड़ा तालाब है और कितनी मछलियों का संचय इन्होंने किया है। आमतौर पर देखा जाता है कृषक भाई छोटे
आकार की मछलियां ही संचय कर देते हैं और सोचते हैं ज्यादा मछली डालने से ही उनकी मत्स्य उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और बढ़वार होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मात्रा जैसा कि हमने बताया 5 से 10 हजार प्रति हेक्टेयर की दर मध्यम लागत की तकनीकी में हम रखते हैं। तो इसमें अगर वो 10 से 20 हजार मछलियां डाल देते हैं तो जो भी ये संपूरक आहार या कुदरती जो आहार तालाब में पैदा होता है उसकी खपत जल्दी हो जाती है और मछलियों की बढ़वार नहीं होती है। एक समस्या तो ये होता है। कुछ तो आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं कि हैचरियों से ये ऐसी प्रजनकों से लाई गई मछलियों का संचय किए हैं जो निरंतर उन्हीं मछलियों का प्रजनन कराया गया है और बीज हैचरियों से प्राप्त किए हैं जो सही तरीके का नहीं है। तो ये भी समस्या हो सकती है जिससे इनकी मछली में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे गोपाल जी आपके प्रश्न का उत्तर भी जो है वो दे दिया है डॉक्टर शरद ने। हम उम्मीद करेंगे आप इससे ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। आइए रुक करते हैं डॉक्टर पाठक का। डॉक्टर पाठक, अब बात करने वाले हैं दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में। बरसात के मौसम में किस तरह से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए? हाँ देखिए ज्योत्सना जी, सबसे पहले तो पशुपालकों को ये देखना है कि आपने अपने अपने पशुओं का टीकाकरण, दुधारू पशुओं का टीकाकरण करा लिया है कि नहीं करा लिया है। 3 बीमारियां हैं जिनका टीकाकरण जो है बरसात के टाइम पे होना चाहिए। पहला तो आपने खुरपका मुंहपका का जो टीकाकरण है वो पिछले महीने जरूर करा लिया होगा। अगर किसी वजह से नहीं करा पाए हैं, जहां लोग, वैसे तो 99% मुझे उम्मीद है कि देश में जो है, क्योंकि जो FMD का जैसे खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं उसके कंट्रोल का प्रोग्राम भारत सरकार के सहयोग से चल रहा है। तो अगर नहीं कराया है तो उसका जरूर करा लीजिए। दूसरा, एक गला घोंटू बीमारी जो होती है बैक्टीरिया के द्वारा होती है और भैंसों में विशेष रूप से ये बीमारी है और यही समय है बरसात के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है भैंसों की। तो गला घोंटू इसलिए कहते हैं कि इसको भैंस को बुखार होता है और उसे गले में सूजन हो जाती है और उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी समस्या होती है। और अचानक जो है किसान भाई देखता है, पशुपालक देखता है कि रात को उसकी भैंस ठीक थी लेकिन सवेरे वो भैंस मर गई। तो उसका कारण जो है, तो एक देखिए कि आपने उसका गला घोंटू बीमारी का भी टीकाकरण जो है करा रखा है कि नहीं करा रखा। नहीं कराया है तो ये बिल्कुल सही समय है, आप अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय में अपनी भैंस को ले जाइए और उनका गला घोंटू का भी टीकाकरण कराइए। तीसरी बीमारी है ब्लैक क्वार्टर। तो ब्लैक क्वार्टर भी इन्हीं जो है दुधारू पशुओं की बीमारी है, इसका भी जो है टीकाकरण होना चाहिए। तो ये सबसे पहले तो आपको इन 3 चीज़ों को सभी पशुपालकों को मैं निवेदन करूँगा। और ये सुविधा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सभी पशु चिकित्सालय, चाहे वो छोटा पशु चिकित्सालय है, चाहे छोटे टाउन का है, चाहे बड़े टाउन का है, चाहे कहीं भी है, आप पूरे देश में सभी पशु चिकित्सालयों में इनके टीके की सुविधा लगाने की सुविधा उपलब्ध है। तो आप एक तो वो कराइए। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि क्योंकि बरसात के दिनों में गंदा पानी आता है, गंदगी होती है, तो पेट के कीड़े भी हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके पशु को आपने पेट के कीड़ों की दवा खिलाई है कि नहीं पिलाई है। ये जो दवा पिलाई जाती है तो पेट के कीड़े भी 2 तरह के होते हैं। एक तो जो जिसके उसके पेट में पाए जाते हैं, तो पेट के कीड़ों की वो उनकी जो रोकथाम के लिए ज़रूरी है या उनके मारने के लिए ज़रूरी है कि उनको दवा पिलाई जाए। दवा आप अपनी तरफ से मत डिसाइड करिए। कहीं कहीं मैंने देखा है किसान भाई जाते हैं दुकान पे गए, मेडिकल शॉप पे गए और वो डिब्बा देके कि वो डिब्बा दे दो, वो उसकी दवा है। ऐसा मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए और आप पेट के कीड़ों की दवा उनको पिलाइए। तीसरी बात, जो चीचड़ भी हो जाते हैं, जो है टिक्स है, माइट्स जिनको बोलते हैं, या खाज हो जाती है पशुओं में, तो इसका भी आप जो है इन दिनों काफ़ी होती है। तो एक तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण और ये पेट के कीड़ों की दवा, ये अगर आप चीज़ ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ आपको जो छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, मैं अगर आप मेरी इस बात को ये मत मानिए कि मैं सिर्फ दुधारू पशुओं की बात कर रहा हूँ, उनके पशु जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, उनका भी जो है टीकाकरण होना चाहिए, उनके भी पेट के कीड़ों की दवा। तो पेट के कीड़ों की दवा तो आपको हर 15 दिन बाद फिर एक रिपीट करनी है इसको। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे। और एक चीज़ यहीं पे स्वास्थ्य के साथ ही अपन चर्चा करते हैं ज्योत्सना जी इस बात की कि किसान भाइयों को ये भी चाहिए कि जो पानी है, अभी क्या करता है किसान या पशुपालक क्या करते हैं कि पशुओं को बाहर नदी पे या जो पोखर होती हैं वहाँ पे पानी पिलाने ले जाते हैं। बरसात के दिनों में ऐसा मत करिए, हम इसको मना करते हैं क्योंकि बरसात में एक तो पानी गंदा होता है, दूसरा एक बरसात के पानी के साथ साथ पोखरों पर आजकल जो है स्नेल्स, घोंगे जिनको बोलते हैं, तो वो घोंगे जो हैं देखने में ऐसा लगता है कि वो पशु को नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन उनके
अंदर बहुत सारे पेट के कीड़ों के परजीवियों के लार्वी रहते हैं। तो पशु जब वहाँ पानी पिएगा तो वो जो है उस घोंगे उसके पेट में चले जाएंगे और उसको बहुत सारे पेट के कीड़े भी होने की डर रहता है। तो आप जो पानी पिलाएं उसको बाल्टी से पानी पिलाइए, बांध के पानी पिलाइए और स्वच्छ पानी पिलाइए, क्योंकि पानी जो है बहुत सारी बीमारियों का, जैसे हमारे लिए बीमारियों का स्रोत है, ऐसे ही वो पशुओं के लिए बीमारियों का स्रोत है। तो अगर आप ये सब ध्यान रखोगे तो बरसात के दिनों में जो पशुओं की उत्पादकता है वो बढ़ी रहेगी और घटेगी नहीं। बिल्कुल। तो ठीक जिस तरह से आप अपने परिवार का और अपने बच्चों का रखरखाव करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने अपने जो दुधारू पशु हैं और उनके जो बछड़े हैं, बछड़ियां हैं, आपने ठीक उसी प्रकार से उनका भी ख्याल रखना है। हमारे अगले कॉलर, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, जगपाल सिंह जी, उन्नाव, हिमाचल प्रदेश से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो, हेलो। जगपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपसे निवेदन करूंगी अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर अपना प्रश्न। हाँ जी, बिल्कुल बंद है जी। जी, सवाल कीजिए अपना। मैडम, मेरा सवाल ना, हाँ जी, शाहीवाल गाय के बारे में था कि जैसे हम अपनी गाय को एआई करवाते हैं जी, तो यहाँ पे ना हमें दिक्कत आती है कि एआई कंसीव नहीं कर पाती। क्या हाँ जी, एआई करवाने के बाद कोई खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ता है जी गाय के लिए? जी। और दूसरा कि जो सन हेम होती है उसे हरे चारे में यूज कर सकते हैं जी? जी बिल्कुल डॉक्टर। सन हेम जी। देखिए जगपाल सिंह जी, पहली बात तो जो आप कृत्रिम गर्भाधान की बात कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद भी गाय कंसीव नहीं हो रही है, गर्भित नहीं हो रही है, ज्ञावन नहीं हो रही है, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने कृत्रिम गर्भाधान किया है या वो जहाँ से भी वो व्यक्ति जो है उसने सही ढंग से कृत्रिम गर्भाधान उसका किया कि नहीं किया, उसने अच्छी तरह से जो सीमन डिपोजिशन होता है वो किया कि नहीं किया, वो आदमी जिसने जो है इसके लिए कोल्ड जो चेन होती है वो मेंटेन करी कि नहीं करी, जो सीमन साहिवाल जो सांड का लाया था वो अच्छी क्वालिटी का था कि नहीं था। तो एक तो ये पता करिए। लेकिन अब क्योंकि आपकी समस्या, आप ये चीज़ें मालूम नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ऊना जहाँ से आप हैं, ऊना में हमारा पशु चिकित्सालय है। आप पशु चिकित्सालय से ही जब भी आपकी गाय हीट में आती है तो आप वहाँ ले जाइए और वहाँ से उसका जो है कृत्रिम गर्भाधान करवाइए। तो अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से फिर भी अगर नहीं हो रही है तो उसकी डॉक्टरी जांच करानी पड़ेगी। हो सकता है उसमें कोई हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसके जो जननांग है उसमें कोई समस्या हो, या कोई सूजन आ जाती है कभी कभी। तो ये सब सारी जानकारी के लिए आपको अपनी गाय को अपने पशु चिकित्सालय में ले जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप किसी झोला छाप डॉक्टर को मत दिखाइएगा, नहीं तो पता चला कि आपकी गाय को और खराब कर देगा वो। बिल्कुल। तो यहाँ पर और एक बात मैं आपकी बात सुन नहीं पाया था, आप कुछ आहार के संबंध में कह रहे थे कि जो कृत्रिम गर्भाधान के बाद जो है ऐसा कोई विशेष आहार की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है, जो आप रोज अपनी गाय को देते हो वही है, लेकिन वो ऐसा आहार होना चाहिए, ऐसा चारा होना चाहिए, यानी वो जो है हरा चारा हो। आप उसमें अगर कोई कंसंट्रेट दे रहे हो, मिनरल मिक्सचर की मैं हमेशा बात करता हूं सिंह साहब कि आपको अपनी गाय को हमेशा, ये जो कृत्रिम गर्भाधान को न रहने की एक बात होती है उसमें मिनरल मिक्सचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मिनरल मिक्सचर, अच्छा मिनरल मिक्सचर भी जो ऊना में आप हिमाचल प्रदेश के लिए जो मिनरल मिक्सचर होगा वो अलग होगा, तो इसलिए हम उसको एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर कहते हैं। तो आप अपनी जो वेटनरी जो मेडिसिन की जो शॉप है उससे वो लेके आइए और गाय को मिनरल मिक्सचर भी दीजिए हरे चारे के साथ साथ, और पानी पिलाइए। और अलग से जैसे कहते हैं ना कि एक अलग डाइट देनी होती है, तो ऐसी कोई डाइट देने की आपको आवश्यकता नहीं है जी। तो जगपाल जी, काफी स्पष्ट रूप से डॉक्टर पाठक ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया और हम उम्मीद करेंगे इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं के रखरखाव के बारे में, और साथ ही बात हो रही है मछली पालन की। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और शामिल करते हैं हमारे अगले कॉलर को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गणपत जी नांदेड़ महाराष्ट्र से। जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो गणपत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मेरे पास 10 भैंस है, उसके लिए पेड़ है मैडम मेरे खेत में। अपना सवाल दोहराइए। भैंसे का पेड़ है मैडम मेरे खेत में। पेड़ है? हेलो जी। तो उसके बैठने के लिए कंक्रीट क्या वाला है? जी, आपका सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूंगी आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। मेरे खेत में भैंस का पेड़ है मैडम। पेड़ है जी। हाँ, उसके लिए बैठने के लिए कंक्रीट है, लेकिन उस पे भैंस को पैर को खौले निकल रहे हैं बैठने के बाद। जी। अच्छा, बैल है? जी बैल है जी। अच्छा, उसके जो पैर हैं वो खराब हो रहे हैं, तो उसके संबंध में जी आपका प्रश्न समझ गए हम। जी हाँ जी हाँ। गणपत जी सॉरी, सवाल आपका हम नहीं समझ पाए थे। आप नांदेड़ से बोल रहे हैं। तो देखिए, पैर में जो बैल है उसके पैर में कुछ समस्या हो रही है, या तो कोई घाव हो रहा होगा या हो सकता है कोई चोट लगी हो। तो क्योंकि मैं यहाँ से आपके बैल को देख नहीं सकता हूँ, तो मैं सलाह दूंगा कि नांदेड़ में आप उसको किसी पशु चिकित्सालय में अगर ले गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले गए हैं तो उसको दिखाइए। और बरसात के दिनों में इस समय तो अगर वो बैल बैठा रहेगा, क्योंकि पैर में चोट लगी है तो बैठा रहता होगा, तो अगर बैठा रहेगा तो ये और उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो आप उसको किसी वेटनरी डॉक्टर को आप तुरंत उसको दिखाइए। बिल्कुल। तो यहाँ पर गणपत जी, डॉक्टर पाठक ने आपको भी आपके जो प्रश्न है उसका समाधान दे दिया है। और अगर आपके मन में भी कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, आप दुधारू पशुओं के संबंध में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर मछली पालन के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, तो फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800113060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर है। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर शरद का। डॉक्टर शरद, अब मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि मछलियों को किस तरीके का आहार देना चाहिए, और साथ ही साथ एक प्रश्न यहाँ पर और भी जोड़ना चाहूंगी कि आजकल जो है ऑर्नामेंटल फिशेस का काफी चलन जो है वो चलने लग गया है। हमारे बहुत से मछली पालक ऐसे हैं जो कि ऑर्नामेंटल फिशेस को भी पालते हैं। तो इसके संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे, किस तरह से जो है ऑर्नामेंटल फिशेस का भी व्यवसाय किया जा सकता है? खैर, ये दो अलग अलग प्रश्न है, तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही का ही अलग अलग उत्तर दें। जी मैडम, मैं सर्वप्रथम मछलियों के आहार के बारे में बताना चाहूंगा। जो ग्रामीण स्तर पर पालने वाली मछलियों के लिए आहार की बात हो रही है, तो उसमें सर्वप्रथम मछलियों के 2 प्रकार के आहार होते हैं। कुदरती होता है, एक संपूरक आहार होता है। तो कुदरती आहार जो है, जो गोबर होता है, तालाब में गोबर 10 टन अगर सामान्य मृदा है तो 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। और वो
एक चौथाई भाग बच्चा डालने के पहले 15 दिन पहले डाला जाता है और शेष 10 बराबर भागों में साल में डाला जाता है। तो इससे जो है कुदरती प्लवक जो पैदा होते हैं, आहार जो होता है कुदरती, जिसे प्लवक हम कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, जंतु प्लवक और वनस्पत प्लवक। तो ऊपरी सतह वाली मछलियां जो हरी नीली काई होती है, सिल्वर कार्प मछली इसको खाती है। जंत प्लवक को कतला खाती है, ये भी ऊपरी सतह पर रहती है। और जंत प्लवक वनस्पत प्लवक को भी खाता है। और बीच में जो मछलियां हैं जैसे रोहू है, ग्रास कार्प है, तो रोहू मछली जो यही प्लवक जो है, किसी अगर कोई चीज संग्राहक है, वहां पर घास है या कोई चीज है, तना है, तो उस पर अगर ये चिपक जाते हैं तो इसको रोहू खाती है। और नीचे ग्रास कार्प को हम किसी प्रकार का स्थलीय या जलीय घास दे सकते हैं और उससे वो मछली खाती है। नीचे वाली मछलियों में जैसे आपकी मृगल हुई या जो है कॉमन कार्प हुई, तो मृगल जो मछली है, जो एक कुदरती आहार है, इनका जब क्षय हो जाता है, उम्र होने के बाद ये तली में बैठ जाते हैं मृत्यु प्राप्त करने के बाद, तो इसको सड़े गले पदार्थ को मृगल नयन मछली खाती है। और तली में कीचड़ में जो लाल तरह के कीड़े होते हैं, जो एक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जिन्हें हम कायरोनामिड लार्वी कहते हैं, तो उसको कॉमन कार्प कहते हैं। ये तो कुदरती तौर पर मछली आहार हुए। उसके साथ साथ संपूरक आहारों में जैसे धान का कना है, उसके साथ साथ आपकी सरसों की खली है, मूंगफली की खली है, तो इनका मिश्रण और इसके साथ कुछ अन्य मिश्रण, संपूरक मिश्रण, सोयाबीन की खली है, फिश मील है, इन सारी चीज़ों को और मिनरल मिक्सचर मिलाकर इनको हम गोला आकार बनाकर दे सकते हैं। लेकिन इसको आजकल इसको अवॉइड किया जाता है। इस पे देने के लिए आजकल सीमेंट या यूरिया बैग की जो बैग होते हैं, बोरियां बेकार पड़ी रहती है, उसमें छेद करके इन आहारों को डाल दिया जाता है और 10-20 एक तालाब में, 1 हेक्टेयर तालाब में 20-25 डाल देते हैं और उसमें मछलियां आती हैं, अपने आप आहार को ग्रहण करती हैं और संपूरक भोजन ग्रहण कर बढ़वार होती है। साथ ही साथ आजकल नम पैलेटेड आहार भी आ गए हैं, तो बाजारों में उपलब्ध है, उनको भी मछलियों को दिया जाता है। उसके साथ साथ आजकल संतुलित जल प्लावित आहार आ गए हैं, जो 12 से 18 घंटे तक जल में तैरते रहते हैं, तो इसमें मछलियां इसको खाकर उनकी बढ़वार होती है और इनका ये नष्ट नहीं होता, इसका 100% उपयोगिता हो जाती है, जबकि नम आहारों में उपयोगिता कम रहती है। अब जहां तक बात रही रंगीन मछलियों के पालन की, बात आपने की, तो अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने, किसान भाई भी सुने होंगे आपके माध्यम से और विभिन्न मीडिया के द्वारा, कि मत्स्य संपदा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आज चलाई जा रही है और बड़े पैमाने पर उसके अंतर्गत रंगीन मछलियों के लिए लगभग 100 करोड़ की राशि रखी गई है और हर उच्च लागत, कम लागत, समन्वित ऑर्नामेंटल, हर तरह के ऑर्नामेंटल रंगीन मछलियों के लिए, चाहे वो मीठे जल की मछलियां हो या लवड़ी जल की मछलियां, सामुद्रिक जल की रंगीन मछलियां, सबके लिए सरकार इस पर योजना बना सकती है। छोटे स्तर से भी किसान इसे शुरू कर सकता है। जैसा कि आप जानती हैं कि रंगीन मछलियों का महत्व हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभकारी है। आमतौर पर लोग जो मछली नहीं खाते हैं तो उससे घृणा करते हैं, लेकिन रंगीन मछलियां ऐसा है जो हमारे समाज के लिए, शाकाहारियों के लिए भी बहुत ही उत्प्रेरणा देती हैं। और इनका मनोहारी चहल पहल, अगर घर में एकल परिवार है, एक ही आजकल लोग रहने की बात है, हमारे जो बच्चे हैं आईटी सेक्टर और विभिन्न सेक्टर में सुबह 8 बजे से 10 बजे कार्य करते हैं, अगर घर में एक छोटा सा मीनालय रख लें और रंगीन मछलियों को वहां पर रखें तो उनको तनाव से उन्हें बचाया जा सकता है और उनके मनोरंजन के साधन पैदा हो सकते हैं। और हमारे पास वापस जरूर आएंगे और इस विषय पर ज्यादा बातचीत भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इसी के साथ जो कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ
तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में किस तरह से आपने अपने दुधारू पशुओं का रखरखाव करना है, और साथ ही बात हो रही है मछली पालन के बारे में। हमारे अगले कॉलर दिनेश उपाध्याय जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ मैडम जी, मैडम नमस्कार। जी नमस्कार दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम हम सर से ये जानना चाहते हैं कि हम नया डेयरी उद्योग लगाना चाहते हैं अपना, तो उसमें जो उस पशुओं को खाने का जो बर्तन रहेगा वो कैसे रहेगा, उसका डिजाइन, और जैसे उसमें हमको पशु कहाँ से देसी नस्ल में मिल जाएगा अपने इधर मिर्जापुर के इधर लोकल में, और हमको कहाँ से उसका पशुओं के बारे में हमको ट्रेनिंग कहाँ से मिल जाएगा, ये हमको थोड़ा सा जानकारी से बता दें तो बड़ी कृपा होगी। बिल्कुल डॉक्टर पाठक। दिनेश उपाध्याय जी, पहली बात तो है, मैं बड़ा अच्छा लगा कि आप डेयरी का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। आप जैसा जानते हो कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे है हमारे देश में। तो आपके जो 3 सवालों के जवाब दूंगा, और जवाब क्या है आपको सलाह ये दूंगा कि पहली बात तो है कि डेयरी के लिए आप देसी गाय का डेयरी शुरू करिए। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की जो बात करी है, उसमें भी एक डेयरी एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है। तो एक तो आप ये प्रारंभ करिए। दूसरी बात, आप ये चाह रहे हो कि आपको इसके लिए अच्छी गाय, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अच्छा डेयरी पालन व्यवसाय एक वैज्ञानिक तरीके से करिए। वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब होता है कि जो गाय है वो आपको अच्छी गाय आपके पास होनी चाहिए। अगर आप भैंस रखना चाहते हो तो भैंस भी अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। तो अगर तो एक तो चीज़ ये देखिए। अब आपने कहा कि मुझे ये मिलेंगे कहाँ से, तो इसके लिए आप जो है मिर्ज़ापुर में जो पशु चिकित्सालय है वहाँ से बात करिए। साथ ही साथ आपने ट्रेनिंग की बात करिए, तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है आपके मिर्ज़ापुर का, कृषि विज्ञान केंद्र पर जाइए, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। आपको डेयरी व्यवसाय कैसे प्रारंभ करें, कौन सी ब्रीड रखें, कौन सी नस्ल की गाय रखें, कौन सी नस्ल की भैंस रखें, कैसे मेरा प्रोजेक्ट बनेगा, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रोत्साहित करती है। डेयरी के लिए अभी और किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले भी भारत सरकार ने नई परियोजनाएं प्रारंभ करी हैं। तो इन योजनाओं को आप जैसे युवकों को, आप जैसे लोगों को उसका लाभ उठाइए, और इन सब योजनाओं की जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्र और अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जाइए,
वैज्ञानिक तरीके से ये करिए। दुग्ध उत्पादन जो है बहुत अच्छा व्यवसाय है गांव के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो अभी हम जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार गांव में, अगर आप मिर्जापुर के गांव के पास हैं तो रोजगार का सबसे अच्छा साधन हमारा अगर है तो डेयरी व्यवसाय है। डेयरी रखिए, डेयरी नहीं रखना चाहते हैं आप बकरी पालन कर सकते हैं, आप सूकर पालन कर सकते हैं, आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप डेयरी की बात कर रहे हो दिनेश उपाध्याय जी, तो आप जो है डेयरी रखो, डेयरी का व्यवसाय करो। डेयरी से बहुत फायदे हैं। कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि डेयरी से दूध के पैसे नहीं मिलते हैं, ये सब लोग गलत धारणा पैदा करते हैं। आपको इसके लिए लोन मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है, आपको बैंक से लोन मिलेगा, आपको अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए मदद करी जाएगी। तो सरकार जो है चाह रही है कि गाँव के लोगों को, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो यही है, यही सब परियोजनाएं हैं। उन्हीं परियोजना से आप जुड़िए और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाइए। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर पाठक, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से बरसात के मौसम में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं हमारे किसान। देखो ज्योत्सना जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है जो आज अभी आपने उठाई है। देखो बरसात में, क्योंकि बरसात में गंदगी हो जाती है, बरसात में जहाँ जो मैं पहले ही बात कर रहा था कि जहाँ आवास होता है वहाँ सफाई रखें। तो बरसात के दिनों में दुग्ध उत्पादन, हमारा क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, स्वच्छ दूध कैसे निकालें, क्योंकि अगर दूध खराब हो जाएगा तो पशुपालक को इसका नुकसान होता है। तो 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा पशुपालकों को कि पहली बात तो जब दूध निकालें तो जहाँ पशु को खड़ा रखा है दूध निकालने के लिए आपने, वो जगह साफ होनी चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ मक्खी मच्छर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ दूध निकालने वाले आदमी, चाहे महिला दूध निकाल रही हैं या पुरुष दूध निकाल रहे हैं, वो अपना सफाई का ध्यान रखें, उनके हाथ साफ रहने चाहिए। साथ ही साथ जो पशु है, गाय है या भैंस है, उसके थन को पहले गुनगुने पानी, साफ पानी से धोइए और इसके बाद साफ कपड़े से उसको पोंछ दीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें आप दूध निकाल रहे हो, जो बर्तन है, वो बर्तन हमारा साफ होना चाहिए। बरसात में क्या होता है कि कभी कभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 2-3 दिन तक धूप नहीं निकलती है, तो बर्तन उसमें सूख नहीं पाता है। तो दूध निकालने के बाद आप जब वो बर्तन को साफ रखिए, उसको किसी डिटर्जेंट से अच्छी तरह साफ करिए, डिटर्जेंट उसमें रह जाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखें, क्योंकि इस समय कोरोना महाकाल चल रहा है, कोरोना की बीमारी फैली हुई है हमारे, और हम लोगों को इसके लिए अपने को ध्यान रखना है। तो जब दूध निकालें तो आप अपना फेस मास्क जरूर पहने। साथ ही साथ सोशल, पशुपालन के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए ही करें, हम पशुओं के व्यवसाय में जुड़े हैं, फेस मास्क पहन के ही दूध निकालें। साथ में 2-4-5 लोग एक साथ खड़े नहीं हो और दूरी रखें। और दूध अगर आपका अच्छा होगा, दूध तो खराब नहीं होगा, तो उसको आपको उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल। और चलते चलते आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर शरद का। डॉक्टर शरद, आपसे बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि समय हमारे पास कम है, मछली पालन करने के लिए क्या हमारे मछली पालकों को सरकार की तरफ से किसी तरह की सहायता मिलती है, अनुदान मिलता है क्या इसके लिए? जी ज्योत्सना जी, मछली पालन के लिए, उसके विभिन्न आयामों के लिए भारत सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई है, जिसमें तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल इसके मछली पालन के लिए दिया गया है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 7,500 करोड़ रुपए और वैल्यू चेन के लिए 35,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये महत्वाकांक्षी परियोजना के द्वारा भारत सरकार 24-25 तक अनुमानित कर रही है कि 15 लाख से बढ़ाकर 55 लाख लोगों को रोजगार सृजन होगा। साथ ही साथ जो मत्स्य उत्पादकता है वो 14 मिलियन टन से बढ़कर 22 मिलियन टन होने की संभावना है। और इस पर सभी जो निकाय हैं, सभी भारत सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, अगले 5 सालों में कार्य करने वाली हैं। और साथ ही साथ योजनाओं में अगर हम बात करें तो इसमें भारत सरकार हर प्रकार की योजनाओं के लिए जो अनुदान देती है, उसमें महिलाओं के लिए 60%, सामान्य वर्ग के लिए 40% और जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 60% का प्रावधान रखती है। सामान्य तौर पर तालाब पाल के लिए निर्माण के लिए 7 लाख रुपए रखे गए हैं। इनपुट अगर निवेश को करना उस पर 4 लाख है। हर किसी पर
आपको 60 कहीं ना कहीं जो है वो हर चीज के लिए अनुदान जो है वो दिया जा सकता है, दिया जाता है सरकार की ओर से। और इसी के साथ डॉक्टर शरद और डॉक्टर पाठक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अहम जानकारियां जो है वो दोनों ही विषयों के संबंध में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय था किस तरह से बरसात के मौसम में आप दुधारू पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, और मछली पालन हमारा दूसरा विषय था। हम उम्मीद करेंगे दोनों ही विषयों के संबंध में आप तक जो भी जानकारी पहुंची वो आपके जरूर काम आएगी। अब आइए आपको बता देते हैं कि हमारा अगला जो लाइव हेलो किसान कार्यक्रम है उसका विषय क्या रहने वाला है। तो हमारा अगला विषय होने वाला है रजनीगंधा की खेती, और साथ ही बात होगी आम, अमरूद और जामुन के बगीचे को लगाने की वैज्ञानिक पद्धति के बारे में। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप पहले से ही अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इस पर आप अपने प्रश्न जो है वो हमें पहले से ही भेज सकते हैं। और अगर फेसबुक के जरिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, और वहां भी आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। साथ ही दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 1800-113-0660। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न अपने रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आज के हमारे कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।